नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। तीसरे और अन्य चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को शहर में करेंगे जनसभा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पोरबंदर सीट के जामकंदोरा में चुनावी सभा को किया संबोधित करते हुए कहा, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुवाहाटी में तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात के वलसाड में की जनसभा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर होगा मंथन। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज में की रैली। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के जमीन कब्जा मामले में संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी जारी। भाजपा ने ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। चुनाव के दिन छापेमारी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कवायद जारी। आग बुझाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। और चारधाम यात्रा को लेकर पंजीकरण का टूट रहे रिकॉर्ड। 10 मई को श्री केदारनाथ, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के, जबकि 12 मई को श्री बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। अभी तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन करा चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, यानी कि 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव में 2 चरण के शांतिपूर्वक मतदान के बाद अब 190 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 5 चरण के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान भी जारी है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं शाम में ही दक्षिण गोवा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और आपको बता दें कि अब अमित शाह ने पोरबंदर सीट के जामकंदोरा में भी चुनावी सभा को संबोधित आज किया, जहां अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का खात्मा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के खातिर सालों से राम मंदिर के मामले को अटका कर रखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर मामले पर न्यायालय के आदेश के बाद भूमि पूजन कर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया है। नरेंद्र मोदी जीए आ देशમાંથી આતંકવાદ અને નક્સલવાદ સમાપ્ત કરવાનું કામ કર્યું છે। 70 વર્ષથી વોટ બેંકની લાલચમાં આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યાના મુદ્દાને લટકાઈ રાખ્યો, ભટકાવતા રહ્યા, અટકાવતા રહ્યા। નરેન્દ્રભાઈને બીજી વાર તમે વડાપ્રધાન બનાયા, 5 જ વર્ષમાં કેસ પણ જીત્યો, ભૂમિપૂજને કર્યું અને 22 જાન્યુઆરીએ प्राण प्रतिष्ठा करी, जय श्री राम करी।
और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है। अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और सवाल उठाने वाले कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विपक्षी दलों की सरकार बनी और 2004 और 2009 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, तो क्या ये बैलेट पेपर से बनी थी? हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने और देश को गुमराह करना ठीक नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं। ये गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट सेंटर में बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खाने की आजादी देने के नाम पर गोकशी की अनुमति देने की बात कह रही है। देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। कि रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दी जाएगी और व्यक्तिगत कानून को भी लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी। देखिए, दो चीजें आई हैं। एक, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों का खान पान शेष अन्य समाज से इतर है क्या? इस देश का हिंदू गौमांस से पूरी तरह परहेज करता है। गाय उसके लिए मां के समान है। और कांग्रेस आज मुसलमानों को ये छूट देने का कुत्सित प्रयास कर रही है कि यानी इसका मतलब वह गौकशी करने की छूट देगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में जनसंपर्क यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा अगर सत्ता में आएगी तो लोगों को कई सारी सुविधाएं देगी। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं, इलाज, दवाई और आपके जीवन को बदलने के लिए किसानों को सही कीमत मिलनी चाहिए। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो गरीब को राशन दे रहे हैं उसका अच्छा राशन करना चाहिए, राशन और अच्छा हो और पौष्टिक आटा मिले और हमारे नौजवानों को और सभी लोगों को आटा के साथ साथ मोबाइल का जो बिल देना पड़ता है, डेटा फ्री होना चाहिए, डाटा फ्री। और वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया
जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हों, चाहे दलितों के अधिकार हों, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हों, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के बारपेटा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में अनाजों की बहुत मात्रा में पैदावार कांग्रेस की ही देन है। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो आप भी सोचिए, क्या मोदी जी गरीबों के तरफ है, क्या अमीरों के तरफ है? जिस देश में खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, अमेरिका से लाकर लोगों को अन्न देते थे, खिलाते थे, ऐसे देश में आज चावल, गेहूं, पल्सेस इतना पैदावार हो रहा है, जिससे लोग आज पेट भर के थोड़ा खाना खा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर मंथन होगा। ये बैठक आज रात करीब 8 बजे होगी और इस बैठक के बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और कांग्रेस ने अभी तक अपने इन दोनों सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और हो सकता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दे। कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस पर महाराष्ट्र में मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी न देने का आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र का 1.5 करोड़ मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन पूरा समाज इस समय कांग्रेस से बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि इतनी वफादारी के बावजूद कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। उत्तर मध्य मुंबई में एक नेता उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें भी पार्टी ने धोखा दे दिया। चर्चा यह है कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटों पर आंख गड़ाए बैठी शिवसेना ने नेताजी की टिकट कटवा दी। मैंने कहा था ना कि महाराष्ट्र में कांग्रेस उबाठा के सामने साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है। आगे जाकर पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का विलय उबाठा में हो जाए तो चौंकिएगा मत। बहरहाल मुस्लिम कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह के मूड में है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय निरुपम के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 2 चरण में कांग्रेस और इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। First phase and second phase elections, our prospectus are very good, excellent, especially in UP, I am telling. The reports from the field is very clear that first and second phase, Congress and India alliance is doing well. और वहीं उन्होंने माकपा पर हमला बोला और कहा कि केरल में माकपा अलग तरीके से व्यवहार करती है, वहीं अन्य राज्यों में उसका दूसरा एजेंडा होता है। CPM Central Committee has to clarify it, and their General Secretary has to clarify it. What is the agenda behind the meeting between PP Jayarajan and Pinarayi Vijayan? Whether it is only for a friendly discussion or any deal has happened between Chief Minister and CPM, BJP leaders. The CPM Central Committee has to investigate it. त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने जानकारी दी है कि पहले चरण में हुए मतदान में त्रिपुरा पश्चिम सीट के 2 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ है और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष तैयारियां भी की थी। नमस्कार। 19 अप्रैल को फेज़ 1 में त्रिपुरा की एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी 1 त्रिपुरा वेस्ट के चुनाव हुए, जिनमें 2 मतदान केंद्रों में 100% से ज़्यादा मतदान होने की खबरें आईं। अपने आप में ये सही है कि उनमें
प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो 100 के ऊपर गए हैं, लेकिन ये जो भी 100 के ऊपर वोटर्स थे वो थे सरकारी कर्मचारी जिनके नाम उनके किसी और पोलिंग स्टेशन से काट के इस ईडीसी सर्टिफिकेट की फैसिलिटी की वजह से इन पोलिंग स्टेशन के अगेंस्ट दिखे, और जिसके कारण ऐसा लगा कि वोटर्स 100 के ऊपर करके प्रतिशत बढ़ गया। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये पूरा कमीशन के प्रावधानों के हिसाब से है। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कम मतदान के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की सभी कोशिशों का दूसरे चरण में भी कुछ खास असर नजर नहीं आया। वोटिंग के बाद भले ही पार्टियां अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रही हों, लेकिन 2019 के चुनाव की तुलना में दूसरे चरण के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान का आंकड़ा कम ही रहा है। 2019 में इन्हीं 88 सीटों पर कुल 71.11% मतदान हुआ था, जबकि इस बार ये 68.8% ही रहा, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 2.31% कम है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो दूसरे चरण में असम की 5 सीटों पर 2019 की तुलना में 3.92% कम मतदान हुआ। बिहार की 5 सीटों पर 5.12% कम, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 0.05% ज्यादा मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 0.18% और कर्नाटक की 14 सीटों पर 0.48% कम वोटिंग हुई है। केरल की सभी 20 सीटों पर 7.62% कम और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 9.4% कम मतदान हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की 8 सीटों पर 3.17% कम, तो राजस्थान की 13 सीटों पर 4.35% कम वोटिंग हुई है। त्रिपुरा की 1 सीट पर 3.24 कम, तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 7.35% कम मतदान हुआ है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 6.87% कम वोटिंग हुई और मणिपुर की 1 सीट पर भी 2.34% कम मतदान दर्ज किया गया। आमतौर पर इसके लिए बढ़ती गर्मी, सप्ताहांत पर मतदान की तारीख और उत्तर भारत में शादियों का सीजन होने की भी वजह माना जा रहा है। वहीं राज्यों में कम मतदान से उनकी चिंता जरूर बढ़ी होगी। सबसे ज्यादा चिंता चुनाव आयोग को होगी, जिसके लाखों प्रयासों के बावजूद चुनाव दर चुनाव बढ़ता पोल परसेंटेज इन चुनावों के पहले चरण में उतार पर आ गया है। चुनाव विश्लेषक इसकी वजह जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग का सारा जोर आने वाले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर नजर आएगा। तो ये थी खबरें लोकसभा चुनावों से जुड़ी, यानी कि 24 की चुनौती की। अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। तो ये थी खबरें लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई और इसी के साथ अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़े आगे जहां पर निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के जमीन कब्जा मामले में संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी जारी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल भी ईडी और सीबीआई कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए थे। वहीं संदेशखाली मामले में अब सियासत भी तेज हो रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेशखाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है। टीएमसी ने चुनाव के दौरान तलाशी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि इसका असर इलेक्शन पर पड़ सकता है। सीबीआई ने बीते दिन ही संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के करीबी के घर छापेमारी की है और इस छापेमारी में कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। सीबीआई ने बताया कि ये सभी हथियार विदेशी हैं। तो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में बरामद हुए इन हथियारों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख भी अपनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के राज में ना मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है और ना ही मानुष सुरक्षित है। बंगाल में कोई सुरक्षित है तो आतंकवादी और ईडी पर हमला करने वाले सुरक्षित हैं। ममता के राज में ना तो मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है। वहां पर सुरक्षित है तो शाहजहां शेख जैसा बलात्कारी सुरक्षित है। वहां सुरक्षित है तो आतंकवादी सुरक्षित है। वहां सुरक्षित है तो ईडी पर हमला करने वाले गुंडे सुरक्षित हैं। तो ऐसी जो सुरक्षा का कवच बारंबार ममता बनर्जी के यहां से मिल रहा है, आज आवश्यकता है कि ममता बनर्जी यह इस बात का उत्तर दें कि जो एनएसजी के कमांडो ने जिस तरह से वहां हथियारों की बरामदगी की है, इन हथियारों की बरामदगी के बाद क्या उनको सीबीआई की जांच रोकने का, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का किसी भी प्रकार का कोई नैतिक अधिकार है क्या? और चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से ज्यादा छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध ना करा पाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वो टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि दिल्ली की सरकार वर्ल्ड क्लास स्कूल का सपना दिखाकर स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का? दूसरा, आज तो हाई कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि आप कितने दिनों तक जेल के भीतर रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं। यह कोई भारतीय जनता पार्टी का किसी राजनीतिक विरोधी का सवाल नहीं। आज सवाल स्वयं हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या आप राष्ट्रहित के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखना चाह रहे हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी? आपके पास तो कई सारे एमएलए हैं। क्या आपको किसी भी एमएलए पर भरोसा नहीं है? क्या अगर सत्ता सौंपनी है तो केवल किसी परिवार के सदस्य को ही सौंपनी है क्या? आपके ऊपर तो हाई कोर्ट ने न केवल टिप्पणी की है बल्कि फाइंडिंग की है कि आप प्रथम दृष्टया घूस ले रहे थे और आप शराब घोटाले में लिप्त है। और हाई कोर्ट से आपको अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई राहत नहीं मिली है। अर्जेंट हियरिंग की भी आपने प्ली डाली थी, उसमें भी कोई राहत नहीं मिली है। तो जब आपके खिलाफ हाई कोर्ट टिप्पणी करता है, हाई कोर्ट फाइंडिंग करता है,
तब आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते? इसके अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने निजी हित के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो दिल्ली के बच्चों के लिए काम करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। जब कोर्ट ने कह दिया कि इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बड़ा है, सामाजिक इंटरेस्ट और राष्ट्रीय इंटरेस्ट, जो हमारा कि बच्चों को स्कूल में क्या सुविधा मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को कैसे उनको पेंशन मिलना चाहिए, कैसे उनको साफ पानी मिलना चाहिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का ना तो कभी एजेंडा था, न एजेंडा है, न एजेंडा रहेगा। तो वो अपनी जिद में इस दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक रूप से पनिशमेंट होना चाहिए, दिल्ली को चलाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र में किताबें ही नहीं मिल रही हैं। इसे लेकर शिक्षक नेता भी चिंतित नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पुस्तकों की समस्या रहती है और यदि सत्र शुरू होने से पहले ही पुस्तकें बच्चों को मिल जाएं तो विद्यार्थियों के लिए कितना अच्छा होगा। लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के अध्यक्ष कृष्ण कुमार फोगाट का कहना है कि स्टेशनरी की भी दिक्कत सामने आती है और अन्य भी कई सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बेहद ही जरूरी है। किताबों की समस्या हमारे यहाँ रहती है। अब तक किताबें नहीं मिली हैं, पिछली दफा भी लेट मिली थी। समय से पहले जैसे सेशन शुरू हो तो उससे पहले किताबें मिले तो बच्चों को फायदा हो जाएगा। ये किताबों को लेकर समस्या है। इसके साथ साथ स्टेशनरीज की जहां तक बात है, इस साल भी पिछले साल भी स्टेशनरी हमें किताब, कॉपी और पेन वगैरह मिल रहे हैं, जबकि उससे पहले डायरेक्ट बच्चे के खाते में पैसे जाते थे। वो अच्छी चीज थी, तो उसी तरह किया जाए तो और बेहतर रहेगा, बच्चा खुद अपनी चीज खरीद लेगा। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है, जो स्पोर्ट मटेरियल जो होता है वो हमें मिलता नहीं है। वो जुलाई में मिलना चाहिए, वो जाके पेपर से 2-4 दिन पहले मिलता है। पिछली दफा मिला ही नहीं, हम भागते रहे, सारे टीचर्स इधर उधर, बच्चे हमें कहते रहे, हम भी भागते रहे, लेकिन मिला ही नहीं। हर बार की इसी तरह की समस्या है। स्पोर्ट मटेरियल के लिए हम भागते रहते, परेशान होते रहते हैं। वो बड़ी मदद करता है बच्चों को, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो इस तरह चीजें, ये समस्याएं हैं, इन पे तुरंत विभाग और सरकार ध्यान दे और जल्दी ये चीज उपलब्ध करवाई जाए तो शिक्षा दीक्षा माहौल अच्छा बना रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए सांकेतिक भाषा का खास बुलेटिन सहयोगी संध्या और दीपाली के साथ। नमस्कार।